नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे विषय का बिंदु है राजस्थान में पंचायती राज। आधुनिक समय में भारत में स्थानीय स्वशासन के दो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। एक जिसे शहरी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है और दूसरा जिसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। यह स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, जहां हम इसे पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक विश्लेषण की यदि हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के लिए अज्ञान का विषय नहीं रहा है, अपितु वह प्राचीन काल में, विशेष रूप से वैदिक काल में प्रामाणिक स्रोतों से हमें ये ज्ञात हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान थी। यद्यपि वैदिक कालीन पंचायती राज का स्वरूप आधुनिक पंचायती राज के समानांतर नहीं था, अपितु इस वैदिक काल में दो तरह की सभाओं का नाम आपने सुना होगा, एक सभा और समिति, जो कि वर्तमान भारतीय संसदात्मक प्रणाली का ही एक ऐतिहासिक स्वरूप है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र पर जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक रहे हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो शासन की इकाई थी जिसे गांव कहा जाता था, फिर आगे गांव का समूह, विशेष रूप से जिला और गांव मुख्य इकाइयां हुआ करते थे। इस प्रशासन और स्वशासन की इकाई ग्रामीण स्तर पर इस गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। सामान्य रूप से इस ग्रामणी के अलग अलग स्वरूप मिलते थे। कुछ स्थानों पर यह ग्रामणी ग्राम का मुखिया निर्वाचित होता था और कुछ स्थानों पर यह वंशानुगत होता था और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठतम व्यक्ति अथवा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को ग्राम का मुखिया बनाया जाता था। इसी से ये वर्ड जो आपके सामने पंचायत दिखाई देता है, उस शब्द का आविष्कार हुआ है। पंचायत सामान्य रूप से पंच और आयत शब्दों से बना है। पांच यहाँ आयताकार समूह में बैठे हुए लोगों का, 5 लोगों का समूह पंचायत कहलाता है। इस तस्वीर में आप ऐसा देख रहे हैं कि एक वर्ताकार स्वरूप में लोग बैठे हुए हैं और मुखिया मध्य में बैठा हुआ है और महिला मुखिया के रूप में इस ग्राम पंचायत की बैठक का संचालन कर रही है। तो साथियों, यह पंचों का एक समूह हुआ करता था। इस समय वैदिक काल में जो गांव की पंचायत थी वो दो तरह के मुख्य कार्य करती थी। एक कार्य न्याय का कार्य हुआ करता था और दूसरा कार्य प्रशासन का कार्य हुआ करता था। राजा की ऐसी योजनाओं को लागू करना, ग्रामीण समस्याओं का निदान करना और दूसरा ग्रामीण स्तर पर जो भी विवाद उत्पन्न होते थे, ऐसे विवादों का समाधान करना इसका मुख्य काम था। इसका आधुनिक लक्षण भी अनेक ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखने को मिलता है। इस समय भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और बहुत से गांवों में ऐसी पंचायतों का स्वरूप दिखाई देता है। यद्यपि अब उसको वैधानिक स्वरूप में उस स्तर के समानांतर नहीं माना जाता जब ये संविधान लागू होने से पहले था या राजतंत्र में था, परंतु अभी भी इसका स्वरूप आप पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया पेशा अधिनियम 1996 और राजस्थान में पंचायती राज पेशा अधिनियम 1999 के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर इस पंचायती राज को सेम जैसी डिट्टो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ऐसी ही तस्वीर के रूप में इस पंचायत को हम देख सकते हैं। इसलिए प्रामाणिक और वैज्ञानिक ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में पंचायती राज वैदिक काल की देन है, जिसकी संरचना और स्वरूप में कालांतर में समय के साथ व्यापक बदलाव आया है। यदि हम इसके ऐतिहासिक स्वरूप की बात करें, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि वह सभा और समिति के रूप में कार्य करने वाली एक इकाई होती थी
और इस इकाई का जो मुखिया होता था वह ग्रामणी कहलाता था। जिस ग्रामणी के बारे में कौटिल्य की पुस्तक, जो भारत के तत्कालीन राजतंत्र में प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, कौटिल्य की पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, इसमें ग्रामीण प्रशासन का और ग्रामीण शासन व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था जो प्राचीन काल में भारत में विद्यमान थी, इस व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? अगर इसके विकास की हम बात करें तो राजतंत्र में यह लंबे समय तक विद्यमान रही और अभी भी उस राजतंत्र के स्वरूप में अंशतः हमें आधुनिक भारत में दिखाई देती है। पहली बार जब ब्रिटेन का भारत पर शासन था, या हम कह सकते हैं कि जिस समय कंपनी भारत के नाम से इसको जाना जाता था, ईस्ट इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था, और ऐसा भारत जब अधिनियम कंपनी के माध्यम से लागू नहीं होते थे, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के द्वारा पहली बार इस शासन की इकाई के रूप में जेम्स प्रथम के द्वारा 1687 ईस्वी में मद्रास कॉरपोरेशन को स्थापित करके शहरी स्वशासन की शुरुआत का संकेत दिया गया। जेम्स प्रथम के बाद 1793 में पहली बार 3 ऐसे कॉरपोरेशन स्थापित किए गए, जिसमें मद्रास, दूसरा कलकत्ता था और तीसरा बम्बई था, जो शहरी शासन के थे। लेकिन ये शहरी शासन की इकाइयाँ ही ग्रामीण शासन की इकाइयों के समानांतर आगे बढ़ रही थी, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने में, क्योंकि हम पहले भारत में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद राजस्थान के बारे में परिचर्चा करेंगे। 1835 में तत्कालीन वायसराय चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, जिनका नाम था चार्ल्स मेटकाफ ने थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था, और यह प्रयास था कि भारत में भी शहरी स्थानीय स्वशासन की तरह लघु शासन की इकाइयों को स्थापित किया जाए, और ये लघु शासन विलेज रिपब्लिक के रूप में होना चाहिए, वह ग्रामीण गणतंत्र के रूप में स्थापित होना चाहिए। ये उनका विचार था। यद्यपि यह विचार ज़्यादा समय तक लागू नहीं रह सका और इसको संवैधानिक या कानूनी स्वरूप नहीं दिया गया, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ का कोई विशेष योगदान नहीं रहा, परंतु उनका ये चिंतन निसंदेह भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक छोटा सा कदम था। इसके बाद लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार ग्रामीण स्तर पर अथवा स्थानीय स्तर पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात शुरू की गई कि जो वित्तीय संसाधन हैं उनका ग्रामीण स्तर पर भी क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इससे भी कोई विशेष प्रभाव भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के विकास पर नहीं पड़ा। पंचायती राज के विकास में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम जो था, वह तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय के द्वारा उठाया गया, और यह निर्णायक कदम उठाने वाले वायसराय का नाम था लॉर्ड रिपन के नाम से इसको जाना जाता था, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय रहे, और लॉर्ड लिप्पन के द्वारा पहली बार स्थानीय स्वशासन, विशेष रूप से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विकास की बात कही, और लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहा जाता है। इस स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव में लॉर्ड रिपन ने यह परंपरा शुरू की कि स्थानीय बोर्ड, इसका मतलब है कि जो निम्न क्षेत्र स्तर के अथवा लोकल लेवल के बोर्ड हैं, उन बोर्ड्स में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाए। इसलिए लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का घोषणा पत्र या मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव भारत में स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा अथवा घोषणा पत्र कहलाता है। और इस घोषणा पत्र का मुख्य ध्येय क्या था, किस कारण से उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता भी कहा जाता है? पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल किया गया। केवल ये स्थानीय बोर्ड में ऐसा किया गया था, अन्य स्थान पर ऐसा नहीं किया गया। तो लोकल लेवल के जो बोर्ड्स थे, वहाँ पर
गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके अध्यक्षता का कार्यभार पहली बार किसी गैर सरकारी सदस्य को दिया गया। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। साथियों, इसके बाद यदि हम ग्रामीण स्तर पर विकास की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1907 ईस्वी में एक कमीशन बनाया गया जिसे C.H. होबहाउस कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये इसके अध्यक्ष थे और इस कमीशन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। होबहाउस कमीशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो विकास की प्रक्रिया में योगदान दिया गया सृजनात्मक रूप से विचारों के रूप में, वो थे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, हिंद स्वराज के नाम से उन्होंने इसका लेखन किया है। हिंद स्वराज में पहली बार गांधी ने ग्रामीण शासन या ग्राम गणराज्य की परिकल्पना की और ग्राम गणराज्य को एक भारतीय विकास का या भारत के विकास का मूल केंद्र बताया, अथवा ये कहा कि सच में यदि भारत को जानना है तो हमें गांवों को जानना होगा और इसलिए भारत की जो आत्मा है वो ग्राम में निवास करती है। यदि हमें भारत का विकास करना है तो भारत का विकास गांवों के विकास पर निर्भर रहेगा। यदि गांव का विकास कर दिया जाएगा तो भारत का विकास अपने आप ही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने और भी हिंद स्वराज में बहुत कहा, या ग्रामीण क्षेत्र पर या जो किनारे पर है या दूरस्थ है या ओशियन थ्योरी तमाम तरह की, लेकिन उन पर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ हमारे टॉपिक के हिसाब से ही मेरे को आपके साथ विचार साझा करने हैं। इसलिए गांधी के इस विचार को अगर छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं तो पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक स्थानीय स्तर पर, या हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के रूप में, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ाने का संवैधानिक स्वरूप प्रतिपादित किया गया तो वह था 1919 का अधिनियम। हालांकि अधिनियम उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं था। फिर भी आंशिक रूप से हम इसके महत्व को स्वीकार कर सकते हैं। द्वैत शासन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर भी शासन के विषयों को अलग अलग स्वरूपों में बांटा गया और ये प्रांतीय स्तर पर इसको बांटकर स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्रामीण स्तर पर प्रांतीय सरकार को और प्रांतों की जो उत्तरदायी सरकार है उस सरकार को प्रदान किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि मंत्रियों को स्थानीय स्वशासन प्रांतीय शासन के रूप में प्रदान किया गया और प्रांतीय शासन के रूप में ये जो विषय प्रदान किया गया उस विषय के माध्यम से ही आगे चलकर भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़ें या विकास या अभिप्राय हमें देखने और समझने के लिए काम में आता है। तो साथियों, 1919 का महत्वपूर्ण अधिनियम था, एक निर्णायक कदम था। इसके बाद यदि हम बातचीत करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए राजस्थान की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। तो राजस्थान में क्या स्वरूप रहा है स्थानीय स्वशासन का? भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए अनेक कमेटियों का गठन किया गया। थोड़ा भारत के बारे में विस्तार से बात करें, फिर राजस्थान के बारे में। तो भारतीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन का विकास करने के लिए पहला जब कार्यक्रम की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से, लखीमपुर गांव से शुरू किया गया। हालांकि ये कार्यक्रम उतना सफल नहीं हुआ जितना कार्यक्रम सफल होना चाहिए था, परंतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वह ग्रामीण संरचनाओं का विकास करना था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव से शुरू किया गया। साथियों, ये कार्यक्रम असफल हो गया। इससे प्रेरणा लेकर एस के दे के नेतृत्व में, एस के दे उस समय मंत्री हुआ करते थे, उनके निर्देशन में ग्रामीण विकास के दर्शन को विकसित करने की टास्क जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एस के दे को दी गई और एस के दवे के द्वारा फिलोसफी ऑफ रूरल डेवलपमेंट के रूप में एक नवीन दर्शन को स्थापित किया गया, जिसी दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी के फॉलोअर्स और मुख्य अनुयायी और हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक गुजरात के एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता
की अध्यक्षता में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। गुजरात के गांधीवादी कार्यकर्ता के द्वारा पंचायती राज का विकास करने के लिए 1958 में अनुशंसा की और इस कमेटी का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्देशन में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिसे एनडीसी के नाम से जाना जाता है, इस राष्ट्रीय विकास परिषद को बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत कर दी और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को अपनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को इसी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश जो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, उसको स्वीकार कर लिया गया। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति के अलावा भारत में अनेक महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया। जिन समितियों का हम केवल नाम जिक्र करेंगे, उनके विस्तार से उनके रिकमेंडेशन पर यहाँ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति गठित की गई, उस समिति का नाम था कस्तूरी रंगा समिति। कस्तूरी रंगा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया और यह समिति 1963 में गठित की गई। तीसरी महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम था एम.एल. दांतेवाला कमेटी, और एम.एल. दांतेवाला कमेटी एक अर्थशास्त्री एम.एल. दांतेवाला के निर्देशन में नियुक्त की गई, जिन्होंने भारतवर्ष में आर्थिक विकास कार्यक्रम और सामाजिक विकास कार्यक्रम के रूप में पंचायती राज को विकसित करने की सिफारिशें की थी। एम.एल. दांतावाले के पश्चात 1970 में जनता दल की सरकार बनी, तो जनता दल की सरकार के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को विकसित स्वरूप में स्थापित करने के लिए, अलग स्वरूप में स्थापित करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था अशोक मेहता। समाजवादी अशोक मेहता के निर्देशन में कमेटी का गठन किया गया। इसे अशोक मेहता समिति के नाम से जाना जाता है और इस अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को कुछ राज्यों में स्वीकार भी किया गया। इस समिति के द्वारा मुख्य रूप से 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई और 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति का नाम अशोक मेहता समिति था। साथियों, इसके पश्चात अर्थशास्त्री हनुमंता के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, जिसे हनुमंता राव समिति के नाम से जाना जाता है और ये समिति 1983 में गठित की गई, जिसने 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये भी हनुमंता राव समिति के द्वारा भी आर्थिक और सामाजिक विकास की इकाई के रूप में ग्रामीण संस्थाओं को महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश की गई। इसके बाद अर्थशास्त्री वी.के.वी. राव के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, जिसे वी.के.वी. राव समिति के नाम से जाना जाता है और इस समिति का गठन 1985 में किया गया। इस समिति के द्वारा भी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। इसके पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया, जिसे लक्ष्मीमल सिंघवी के नाम से जाना जाता है, एल. लक्ष्मीमल सिंघवी। इस कमेटी के द्वारा पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए संवैधानिक स्थान देने की सिफारिश की। इसी के साथ इसमें निर्वाचन की व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था की सिफारिश भी की गई। एल.एम. सिंघवी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही आगे चलकर जो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1919 था, उसका ड्राफ्ट बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पी.के. थुंगन के निर्देशन में, जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री भी थे, पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया और पी.के. थुंगन समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर भारत सरकार, तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो किस समिति की अनुशंसा पर? पी.के. थुंगन समिति की अनुशंसा पर एल.एम. सिंघवी के द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट पर भारत सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो इस संविधान संशोधन का संबंध पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने से था और यह संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लाया गया, परंतु राज्यसभा में, लोकसभा से पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में 2 मतों की कमी के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया या पराजित हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसके पश्चात साथियों, अर्थशास्त्री वी.एन. गौडगिल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे वी.एन. गौडगिल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का गठन भी 1988 में किया गया और इसने भी महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की। इसके पश्चात एक नवीन संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहा राव के कार्यकाल में ये काम हुआ। पी.वी.
नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो इनके कार्यकाल में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो एक संवैधानिक अधिनियम, जिस अधिनियम को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा अधिनियम? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्वरूप में स्थापित कर दिया। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। साथियों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 22 दिसंबर को लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद इसे अनुच्छेद 368 के तहत राज्यों की विधानसभाओं के पास भेजा गया और राज्य के विधानमंडलों ने सामान्यतः सहमति प्रदान की और लगभग 17 राज्यों के विधानमंडल के द्वारा 20 अप्रैल 1993 तक इसे सहमति प्रदान की। और इस सहमति के पश्चात यह अधिनियम 24 अप्रैल, ये तारीख आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को पारित हो गया, लागू हो गया। और लागू होने के साथ ही प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाने लगा है। तो इसका मतलब है कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। सभी राज्यों को 1 साल का समय दिया गया कि वह अपने यहाँ पर अधिनियम लागू करें। और इसलिए आपको याद हो कि राजस्थान के द्वारा इसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया है। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1994 कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1994 को, जबकि भारत में ये केंद्र स्तर पर 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अलावा अब हम इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करें, जिन प्रावधानों को मानना सामान्यतः जरूरी था और सभी राज्य इस प्रावधान के अनुसार अपने अपने स्तर पर समितियां बनाएंगे, उनके प्रतिवेदन लेंगे और पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेंगे। तो पहले हम 33वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, उस भाग के बारे में जिक्र कर लेते हैं। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसे भाग 9 के नाम से जाना जाता है। इस भाग के साथ ही एक अनुसूची जोड़ी गई जिसे 11वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। इस 11वीं अनुसूची में 243 और 243 ए से लेकर ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए जिनका संबंध पंचायती राज से है। और 16 अनुच्छेदों में 29 विषयों को शामिल किया गया है। पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन जिसके नाम से जिसे जाना जाता है, वह स्थानीय स्वशासन यदि हम राज्य सूची में जाकर देखेंगे तो राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 पर ये अंकित है। नंबर 5 पर लिखा गया है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 29 विषय पंचायती राज स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को प्रदान किए गए और स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में 5वें नंबर पर दर्जा प्रदान किया गया है। आइए साथियों, 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक प्रावधान क्या थे जिनके बारे में हमें आंशिक रूप से जानना जरूरी है। तो 16 अनुच्छेद थे कुल। पहला अनुच्छेद 243 के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस अनुच्छेद में केवल परिभाषाएं दी गई हैं। और कितनी परिभाषाएं दी गई? 7 शब्दों को डिफाइन किया गया, ये आप ही ध्यान रखोगे। नंबर 1 पर जिला, नंबर 2 पर ग्राम सभा, 3 नंबर पंचायत समिति, नंबर 4 पंचायत, नंबर 5 पंचायत क्षेत्र, नंबर 6 जनसंख्या और नंबर 7 ग्राम। इन 7 शब्दों को डिफाइन किया गया है। जिले का मतलब क्या है, ग्राम सभा का मतलब क्या है, पंचायत समिति का अर्थ क्या है, पंचायत का मतलब क्या है, पंचायत क्षेत्र का मतलब क्या है, जनसंख्या का अभिप्राय क्या है और ग्राम का अभिप्राय क्या है। तो ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 243 में ही दी गई है। 243 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल ऐसी शक्तियों का निर्माण कर सकता है जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा निर्वहन की जाती हैं या अपनाई जाती हैं। साथियों,
33वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भी की गई थी। इन 3 स्तरों में पहला स्तर जो निम्न स्तर होगा, वो कई बार पूछ लिया जाता है, तो ग्राम स्तर पर इसको स्थापित किया जाएगा जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। पंचायत समिति पर इसे स्थापित किया जाएगा जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, और जिला स्तर पर इसे स्थापित किया गया है जिसे जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 इकाइयों को स्थापित किए जाने का प्रावधान इसमें है। लेकिन इन 3 में से छूट दी गई है कि जिन राज्यों में राज्य की कुल जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं हो, उन स्थानों पर वे पंचायत समिति से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अथवा उन्हें दूसरे स्तर पर पंचायती राज को स्थापित करने की या पंचायत समिति के गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें तो 243 ग के तहत राज्य सरकार ने पंचायतों की संरचना का जिक्र किया है। 243 घ में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है, और 243 घ के खंड 6 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तीनों ही पदों पर चक्रानुक्रम रोटेशन के क्रम में आरक्षण देने का जिक्र संविधान में किया गया है। साथ ही 243 अणे के अंतर्गत पंचायतों की अवधि और टर्म की बात कही गई है, जहां पर पंचायतों की अवधि पंचायत की पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, परंतु इससे पहले भी पंचायत के कार्यकाल का या पंचायत का या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों का विघटन किया जा सकता है। इससे पहले यदि उनके विघटन के बाद 6 महीने की अवधि शेष रहती है तो शेष समयावधि के लिए चुनाव नहीं होंगे, परंतु यदि कार्यकाल समाप्त होने की अवधि 6 महीने से ज़्यादा हो तो पंचायतों के पुनर्निर्वाचन होंगे, और इन निर्वाचन में जो पंचायत समितियां बनेंगी वो शेष कार्यकाल के लिए बनेंगी, पूरे 5 साल के लिए उनका गठन नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचायतों की अवधि का जिक्र किया गया है। 243 C में किसी पंचायत के सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित की गई, जो सामान्यतः 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह लोकसभा विधानसभा में 25 वर्ष, यहाँ केवल 21 वर्ष की बात कही गई है। 243 C में राज्य इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करेगा कि आर्थिक विकास हो सके और सामाजिक विकास हो सके। 243 J में राज्य विधानमंडल को ये पावर दी गई है कि वह पंचायतों इस तरह से शक्तियां प्रदान करें और राज्य निधि से भी अनुदान देने का कार्य करें। 243 J में 1 वर्ष के बाद अथवा आने वाले प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राजस्थान में भी अब तक 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यथाशीघ्र ही ऐसे वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। 243 ए में लेखाओं की संप्रेक्षा की बात कही गई है। 243 टे में पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया। तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और वह राज्यपाल की सेवा शर्तों के अधीन ही कार्य करता है। उसे केवल उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात असक्षमता और मिसबिहेव के आधार पर हटाया जा सकता है। 243 ठे में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 239 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति और प्रशासक अधिकृत होंगे। 243 अणे में वह अनुसूचित क्षेत्र नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य में लागू नहीं होंगे। इसी के साथ मणिपुर राज्य प्रवर्ती क्षेत्र में भी जिला परिषदें हों, वहां पंचायतों की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में और गोरखा प्रवर्ती क्षेत्र में भी प्रावधान लागू नहीं होंगे। आरक्षण का प्रावधान 83 संविधान संशोधन 2000 के तहत अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इसके अलावा राज्य विधानमंडल को जैसा उचित लगे वह कानून बना सकता है। और अंत में 243 अणे के अनुसार परिसमन के मामले में जो पंचायतें परिसमन आयोग के द्वारा कार्य कराएंगे निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में, वहां पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उन्हें प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज की बात हम करें तो सबसे पहले अगर संवैधानिक स्थिति की हम बात करें आज़ादी के समय, तो आज़ादी से पहले राजस्थान में एक पंचायत अधिनियम लागू था और ऐसा पंचायत अधिनियम बीकानेर, साथियों राजस्थान एक राज्य नहीं था अपितु रियासत था, देसी राज्य था। तो बीकानेर रियासत पहली रियासत थी जहां पहली बार ग्राम पंचायत को संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया और ये संवैधानिक स्टेटस और इसे 1928 के ग्राम पंचायत अधिनियम बीकानेर के माध्यम से प्रदान किया गया था। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 2 मुख्य अधिनियमों का हमें जिक्र करना होगा,
जो पहला अधिनियम है वो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम था, जो ग्रामीण स्तर पर लागू था। वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 के अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसे राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम 1959 के नाम से जाना जाता है। इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके पहली बार राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर, राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव से किया गया। तो साथियों, राजस्थान पहला राज्य था, नागौर जिला था और बगतरी गांव में इस पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जो कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 और राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत राजस्थान में चुनाव हो चुके थे। तो इसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जहां पर पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए और पंचायत राज चुनावों के आंध्र प्रदेश के सादनगर के नाम से इसे जाना जाता है। 11 अक्टूबर को वहां पर पंचायत राज व्यवस्था का श्री गणेश किया गया। तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर पंचायत राज व्यवस्था को शुरू किया। तो ये साथियों राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था शुरू हुई। इसके बाद पंचायत राज के लिए पंचायती विभाग के द्वारा ग्रामीण स्तर पर और पंचायत के द्वारा ग्रामीण स्तर पर चुनाव कराए गए, लेकिन ऐसे चुनाव नियमित नहीं थे और वो असामयिक चुनाव होते थे। उनके लिए कोई संवैधानिक संरचना नहीं थी, केवल इन अधिनियमों के तहत ही राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था जारी थी।